हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक न्यू अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि बिहार और उत्तराखंड जुडिशरी दोनों जुडिशरी से रिलेटेड ये अपडेट होगा। साथियों इस सेशन में हम बात करेंगे मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में और जो भी बातें हम पढ़ेंगे वो बेयर एक्ट सेंट्रिक होकर के ही पढ़ेंगे। साथियों अगर मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आज हम क्या क्या डील करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम लॉ में, तो साथियों आप लोगों को सबसे पहले दिख रहा होगा स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में। तो साथियों हम स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, कौन कौन से सोर्सेस हैं हमारे मुस्लिम लॉ के बारे में, और उसके बाद से बात करेंगे हु इज़ मुस्लिम, मुस्लिम कौन होता है। साथ ही ये भी बात करेंगे स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, कौन कौन से स्कूल्स होते हैं मुस्लिम लॉ में। फिर डिफरेंट बिटवीन बात करेंगे सिया लॉ में एंड सुन्नी लॉ में, और साथ ही साथ हम मैरिज के बारे में बात करेंगे, इद्दत के बारे में बात करेंगे, डाइवोर्स के बारे में बात करेंगे, मुता मैरिज के बारे में बात करेंगे, हिबा गिफ्ट के बारे में बात करेंगे, गार्जियनशिप के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ साथियों हम बात करेंगे मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जो साथियों आपके मेन एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो चीज़ें कवर की जाती हैं, जहां से क्वेश्चन आता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथियों बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पे आपको एक पीडीएफ दिख रहा होगा, इस पीडीएफ में जो लिखा गया है द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की बात कर रहा है। मुस्लिम शरिया विधि शरीयत लागूकरण अधिनियम 1937 के बारे में बात कर रहा है। साथियों ये जो चीज़ बताया जा रहा है, ये जो यहाँ पे मैंने आपके लिए पीडीएफ क्रिएट करके लाया हूँ साथियों, इसका बस आपके लिए और सिर्फ ये जो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, यही इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर का मैटर आपके लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। जो मैटर रेलिवेंट है उन सभी मैटर्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा चीज़ कहाँ से आपके एग्जामिनेशन में कब कब आस्क किया गया था, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं साथियों, इसमें छोटा सा एक्ट है, इसमें 6 सेक्शंस के बारे में बात किया गया। पहला सेक्शन है जो शॉर्ट टाइटिल एंड एक्सटेंट के बारे में बात कर रहा है। जो सेकेंड सेक्शन इसमें बात करता है एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ टू मुस्लिम्स के बारे में बात करता है, मीन्स कि मुसलमानों पर शरिया विधि का लागू होना, कौन सा कानून कौन सा एक्ट जो होता है मुस्लिम लॉ पे किस तरह से एप्लीकेबल होता है, उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। फिर पावर टू मेक अ डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पे बात करता है सेक्शन नंबर 3 में। सिर्फ आप सेक्शन नंबर लर्न करके रखिएगा, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे, खास करके बिहार के पेपर को और साथ ही साथ उत्तराखंड जुडिशरी के पेपर को, तो दोस्तों आपको यही दोनों चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इंडेक्स बेस्ड ही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको साथियों देने वाला हूँ, वहाँ से कॉन्सेप्ट से आपके एग्जामिनेशन में पूरे भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप अपने क्रॉस चेक करने के लिए आप एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं कि आखिर में ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे साथियों जब हम सेक्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे रूल मेकिंग पावर के बारे में बताता है कि रूल मेकिंग पावर क्या होता है। इन नियम बनाने की शक्तियों के बारे में और शर्तों के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे देखने के लिए मिलता है साथियों? द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में ये सारी बातें हमको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ इसमें हमको और चीज़ देखने के लिए मिलता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाई कोर्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, किस तरह से डिसोल्यूशन किया जाएगा। साथियों तलाक अलग चीज़ है और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अलग चीज़ है, दोनों में डिफरेंस मैं अभी बाय द टाइमिंग अभी आपको इसी सेशन में मैं बताने वाला हूँ। ये भी बताऊँगा कि जो हिंदू का शादी होता है और जो मुस्लिम का शादी होता है, ये किसको कॉन्ट्रैक्ट माना गया है और किसको सेक्रामेंट माना गया है, इन दोनों के डिफरेंस को अभी मैं आपके सामने डील करूंगा। जो भी चीज़ मैं बताऊंगा साथियों वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ों को बताऊंगा जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने एनालिसिस किया है, उसी के अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से जो भी चीज़ हो सकता है मैं आपको आपके सामने रखने वाला हूँ। साथियों साथ इसमें साथ लिखा है रिपील्स के बारे में, जो निरसन हो गए हैं कानून, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो जब अब हम बात करते हैं द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के बारे में, तो साथियों इसमें टोटल 6 सेक्शन है, और इसी 6 सेक्शन से अगर क्वेश्चन बनना होता तो इसी 6 सेक्शन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स के बारे में बात करता है, जो कि 1986 का हमारा लॉ है। यहाँ से भी
आपके सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 7 सेक्शन इसमें दिए गए हैं और यहाँ से अगर क्वेश्चन भी बनता है साथियों तो आपके इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं बनता है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की बात करता है, संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में बात करता है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे इसके डेफिनेशन क्लॉजेस दिए गए हैं, उस डेफिनेशन क्लॉजेस से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है। फिर थर्ड जो सेक्शन दिया है मेहर के बारे में दिया है, मेहर आर अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम वुमेन टू बी गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स। मेहर के टाइम में क्या क्या दिया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें दी जाती है, इसके बारे में सेक्शन नंबर 3 यहाँ पे डील कर रहा है। बात करते हैं साथियों सेक्शन नंबर 4 में ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है कि किस तरह से आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि आप पे करेंगे मेंटेनेंस को। साथ ही साथ यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 को हम डील करते हैं तो यहाँ पे साथियों देता है ऑप्शन टू बी गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 टू 128 ऑफ एक्ट नंबर 1974 के बारे में बात कर रहा है। मीन्स कि ये सीआरपीसी से डील कर रहा है, जो मेंटेनेंस हम लोग प्रोवाइड किया जाता है उसी मेंटेनेंस के बारे में ये बात कर रहा है, जो कि हम सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 125 से लेकर के 128 के बीच में हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ पावर टू मेक रूल्स के बारे में बात करता है। ये किस में बात करता है साथियों, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 की बात करते हैं तब। और उसके बाद से जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस होते हैं, इन ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में यहाँ पे बात करता है। तो साथियों 2 एक्ट के आपने इंडेक्स को यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व किया, जो कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों अब यहाँ पे आप व्हाइट शीट देख रहे हैं, अब इस व्हाइट शीट पे देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या बना रहा हूँ। सबसे तो पहले साथियों हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मुस्लिम लॉ। इंट्रोडक्शन टू मुस्लिम लॉ में क्या होता है, किस प्रकार से मुस्लिम लॉ में इंट्रोडक्शंस के बारे में बात किया जाता है। साथियों अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात हम करते हैं। अगर इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं तो इंट्रोडक्शन किसका हम यहाँ पर देने जा रहे हैं, मुस्लिम लॉ का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। और साथियों जब हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो मुस्लिम लॉ में ये माना गया है कि मुस्लिम लॉ में सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉड है, ओनली वन गॉड है। यहाँ पे किसी दूसरे गॉड के बारे में बात नहीं किया गया है। और जो भी मुस्लिम लॉ को फॉलो करता है वो साथ ही साथ इस्लाम को भी फॉलो करता है। इस्लाम को ही क्या कहा जाता है, मुस्लिम लॉ कहा जाता है। जो इस्लाम धर्म को अपनाता है उसी को मुस्लिम लॉ कहा जाता है। और इसमें कहा जाता है मुस्लिम वो व्यक्ति होता है जो फेथ रखता है, किस में फेथ रखता है साथियों, इस्लाम धर्म में फेथ रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं। और वो क्या करता है, जो भी उसका डिवोशन होता है, जो भी उसका सबमिशन होता है, जो भी विल ऑफ गॉड होता है, उनका मानना ये होता है, मुस्लिम में जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं उनका मानना ये होता है जैसा अल्लाह कहेगा वैसा ही हम करेंगे। मीन्स कि जो बातें अल्लाह के द्वारा कही गई हैं, जो भी अल्लाह के द्वारा बातें कही गई हैं उन सभी बातों को हम क्या करेंगे, उन सभी बातों को हम मानेंगे, उसी बातों को हम क्या करेंगे, आगे चल करके उसको प्रोफेस करेंगे। मीन्स कि अपना जो भी सबमिशन होता है, जो भी सिग्निफाइस होता है, वो सभी के सभी लोग कहाँ पे मानते हैं, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो अल्लाह में मानते हैं। अल्लाह का मतलब क्या होता है, वो गॉड होते हैं। गॉड के द्वारा क्या कहा जाता है, जो भी बातें बताई जाती हैं, जो भी पीस होता है, जो भी प्योरिटी होता है, जो भी सैल्वेशन होता है और जो भी ओबीडियंस होता है, ये सब किस में बिलीव करते हैं, ये लोग अल्लाह में बिलीव करते हैं साथियों। ठीक, आगे देखिए, जो पर्सन इस्लाम में विश्वास करते हैं उसे हम मुस्लिम कहते हैं। ये बात आपको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मुस्लिम आप किसको कहेंगे साथियों, मुस्लिम आप उस व्यक्ति को कहेंगे जो किस में विश्वास करता है, जो इस्लाम धर्म में विश्वास करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग मुस्लिम कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हु इज़ मुस्लिम, मुस्लिम किसको कहा जाता है, कह रहा है हु इज़ मुस्लिम, मुस्लिम किसको कहा जाता है, कौन किसको हम मानेंगे कि ये मुस्लिम है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए मुस्लिम 2 तरह से होते हैं, एक तो मुस्लिम बाई बर्थ होता है, मुस्लिम बाई बर्थ हम सबका शॉर्टकट यहाँ पे लिख रहे हैं साथियों। एक तो मुस्लिम बाई बर्थ होता है, मीन्स कि जन्म से ही मुस्लिम होता है, और एक जो होता है साथियों मुस्लिम बाई कन्वर्जन के अकॉर्डिंग मुस्लिम होता है। मुस्लिम बाई कन्वर्जन के अकॉर्डिंग मुस्लिम होता है, जो बर्थ के हिसाब से होते हैं, जो बिलीव करते हैं इन वन गॉड में, जिसमें कि जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, जिसको हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से जानते हैं। ये एक गॉड में विश्वास करते हैं, ये बर्थ बाई मुस्लिम होते हैं, जो विश्वास किस में करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद में। मीन्स कि जो दूत आए थे मोहम्मद साहब, उनमें ये कौन विश्वास करता है, जो जन्म से ही मुस्लिम होता है वो प्रॉफिट मोहम्मद में विश्वास करता है। अगर किसी प्रकार से वो कन्वर्जन हो जाता है उनका, मीन्स कि किसी तरह से वो कन्वर्ट होकर के अगर मुस्लिम बने हैं, तो वो किस में विश्वास करते हैं, वो साथियों वो मोहम्मद साहब में नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद में नहीं, बल्कि वो इस्लाम में विश्वास करते हैं। कहाँ पे विश्वास करते हैं,
किसी इस्लाम धर्म में हैं, वो इस्लाम धर्म में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इंट्रोडक्शन टू मुस्लिम लॉ में इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक भगवान में विश्वास करते हैं, जिसको हम लोग अल्लाह कहते हैं, जिसमें जो कि इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, जो कि अपना सिग्निफाइज करता है, अपना सबमिशन करता है किसको, टू द विल ऑफ गॉड को यहाँ पे सबमिशन करता है, जो अल्लाह में विश्वास रखता है, जो अल्लाह की पीस में, प्योरिटी में, ओबीडियंस में और साथ ही साथ उसके सैल्वेशन में और ओबीडियंस में विश्वास करता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मुस्लिम कहते हैं। और वो मुस्लिम किस में विश्वास करता है, इस्लाम जगत में विश्वास करता है, इस्लाम धर्म में विश्वास करता है। तो आपने ये चीज़ें यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया। अब साथ ही साथ आपने ये भी ऑब्जर्व कर लिया साथियों, हु इज़ मुस्लिम, मुस्लिम कौन कौन होता है। तो मुस्लिम के दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो मुस्लिम बाई बर्थ होता है और एक मुस्लिम बाई कन्वर्जन होता है। जो मुस्लिम बाई बर्थ होता है वो बिलीफ किसके अंदर करता है, तो साथियों प्रॉफिट मोहम्मद के अंदर बिलीव करता है, और जो कन्वर्जन के हिसाब से जो मुस्लिम बना है वो इस्लाम में बिलीव करता है। यहाँ तक की सारी बातें आपको मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बातें करते हैं साथियों सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में, कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं मुस्लिम लॉ के। साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेस हैं हमारे मुस्लिम लॉ के। जब आपके एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं मुस्लिम लॉ में, तो साथियों यहाँ पे हम 3 स्टेजेस बनाएंगे सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ की। अगर हम सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करते हैं, यहाँ पे सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ हमने लिख दिया। अगर हम सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे एंशिएंट सोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे साथियों मॉडर्न सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे कस्टमरी सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। यही 3 प्रकार के सोर्सेस होते हैं सोर्सेस अगर आप मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करते हैं तो। साथियों अगर हम एंशिएंट सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुरान आता है। ठीक, कुरान क्या होता है साथियों, कुरान जो होता है जो वर्ड्स ऑफ द गॉड होता है, जो गॉड में विश्वास करते हैं, जो बातें डायरेक्ट गॉड के द्वारा कही गई है, जो रिवील्ड किया गया है, जो गॉड के द्वारा कही गई है, जो मोहम्मद साहब जो उनके एंजल बन के आए थे जिब्राइल ने, वो सभी जो अब उन्होंने मैसेंजर दिया था, जो उन्होंने मैसेज दिया था, जो भी वर्ड कहे थे, तो वर्ड्स ऑफ द गॉड को हम लोग क्या कहेंगे, कुरान को वर्ड्स ऑफ द गॉड कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, कुरान को हम लोग वर्ड्स ऑफ द गॉड कहेंगे। साथ ही साथ उसके बाद से एंशिएंट सोर्सेस में और क्या आ जाता है साथियों, तो यहाँ पे सुन्ना आ जाता है। सुन्ना एक वर्ड होता है, जो सुन्ना का मतलब क्या होता है, वर्ड एंड एक्शंस होता है। सुन्ना का जो मतलब होता है साथियों, इसका जो कीवर्ड है, बस आप कीवर्ड को पकड़े रहिए कि कुरान का मतलब क्या होता है, कुरान का मतलब होता है वर्ड ऑफ द गॉड होता है। अगर यहीं पे हम सुन्ना की बात करते हैं साथियों, तो सुन्ना क्या होता है, सुन्ना होता है वर्ड एंड एक्शन ऑफ द गॉड। क्या होता है, वर्ड एंड एक्शन ऑफ द गॉड होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुन्ना कहते हैं। जो गॉड के द्वारा जो एक्शन दिया गया है, जो शब्द दिए गए हैं, इन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है, इनको सभी को सुन्ना कहा जाता है। साथियों इसके साथ साथ आ जाता है कियास, हमारे पास आ जाता है। अब कियास क्या होता है, तो ये लीगल डिडक्शन होता है साथियों। जो कियास होता है इसका मतलब होता है लीगल डिडक्शन, लाइक रीजनिंग लगा के हम लोग कोई चीज़ों का हम लोग वो डिटेल एनालिसिस नहीं कर लेते हैं, जैसे कि लीगल डिडक्शन करके किसी भी प्रकार के रीजनिंग लगा करके, वही चीज़ यहाँ पे बात कर रहा है। कियास में ये सारी बात की जा रही है, जिसमें रीजनिंग की बात की जा रही है, रीजनिंग की बात की जाती है, एंड लीगल डिडक्शन की बात की जाती है। किसमें, कियास में बात की जाती है। और साथियों यहीं पे एक और पार्ट आ जाता है, जब हम एंशिएंट सोर्सेस की बात करते हैं तो इजमा आ जाता है, और इजमा भी मुस्लिम लॉ में एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इजमा का मतलब होता है ओपिनियन ऑफ मुस्लिम जूरिस्ट। जो भी ओपिनियन होता है किसके साथियों, जो भी मुस्लिम जूरिस्ट के ओपिनियन होते हैं, इसको हम लोग इजमा कहते हैं। लाइक जैसे आप अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी अगर कोई भी जजमेंट पास कर दिया जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें ऑबिटर डिक्टा हमको देखने के लिए मिलता है, रेशियो डिसेंडेंट देखने के लिए हमको मिलता है। तो ये सभी क्या होते हैं, एक प्रकार के ओपिनियन होते हैं। और ये भी जो इजमा की हम बात कर रहे हैं साथियों, ये ओपिनियन होता है किसका, ये ओपिनियन होता है मुस्लिम जूरिस्ट का। एक बार मैं फिर आप सभी के लिए सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, जो एंशिएंट सोर्सेस हैं आपके लिए। साथियों यहाँ पे कुरान है, जो कि वर्ड्स ऑफ द गॉड के नाम से आप इसको लर्न करके रखिएगा। सिर्फ आप कीवर्ड ही लर्न करके रखिएगा, आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। कुरान पूछेगा कि कुरान क्या होता है, कुरान को क्या कहते हैं, तो इसको वर्ड्स ऑफ द गॉड कहते हैं। सुन्ना की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ द गॉड होता है। अगर हम कियास की बात करते हैं साथियों, तो ये क्या होता है, ये लीगल डिडक्शन लाइक रीजनिंग होता है। और
इज्मा की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम जूरिस्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको इज्मा कहते हैं। तो इन चारों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। अब साथियों अगर हम बात करते हैं मॉडर्न सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में, तो अब मॉडर्न सोर्सेस में मुस्लिम लॉ में क्या आता है, तो साथियों सबसे पहले हमारे पास आता है इस्तिहसन। क्या आता है, इस्तिहसन आता है साथियों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जूरिस्टिक प्रेफरेंसेस के नाम से भी जानते हैं। जो इस्तिहसन होता है साथियों मॉडर्न सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ में, इसको हम लोग जूरिस्टिक प्रेफरेंसेस के नाम से भी जानते हैं। यहीं पे सेकंड की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें इस्तिसलाह आता है। इस्तिसलाह का मतलब होता है सजेशंस लाइक पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है, इसको हम लोग इस्तिसलाह के नाम से जानते हैं, जो मॉडर्न सोर्सेस है मुस्लिम लॉ के। थर्ड इसमें आ जाता है साथियों इज्तेदार आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, इज्तेदार आ जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, रीजनिंग लगा करके रूल्स को, किसी भी रूल को क्या किया जाता है, यहाँ पे रीजनिंग लगा करके समझा जाता है। जो थर्ड पॉइंट होता है इसमें इज्तेदार हो जाता है। फिर जो फोर्थ पॉइंट होता है साथियों, इसको क्या कहते हैं, इसको तकलीद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको तकलीद कहते हैं। तकलीद का मतलब होता है वर्ड ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब होता है साथियों। तकलीद का मतलब होता है वर्ड ऑफ एंशिएंट। और लास्ट जो होता है फिफ्थ नंबर का, ये मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा फतवा जारी किया जाता है। ये मॉडर्न सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में बात किया जाता है। फतवा का मतलब साथियों क्या होता है, डिसीजंस ऑफ मुस्लिम जजेस के द्वारा, जो मुस्लिम में जो उनके काजी साहब होते हैं, चाहे बड़े लोग होते हैं, जो कि फतवा जारी कर देते हैं, उनके बारे में ये बात कर रहा है, जो कि फतवा के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है मुस्लिम लॉ में। और साथियों अगर हम जो कस्टमरी सोर्सेज की बात करते हैं कि कस्टमरी सोर्सेज में क्या आता है, तो कस्टमरी सोर्सेज का मतलब ये होता है साथियों कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली चला आ रहा हो। जो चीज़ क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। एक तो कंटिन्यूसली होना चाहिए, दूसरा सर्टेन होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए साथियों, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होने के साथ साथ वो रीजनेबल भी होना चाहिए, और रीजनेबल होने के साथ साथ साथियों क्या होना चाहिए, वो एंशिएंट भी होना चाहिए। ये क्या माना जाता है, इसको कस्टमरी सोर्सेस माना जाता है। किसका, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपको सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, चाहे वो एंशिएंट सोर्सेस की बात हो, या फिर मॉडर्न सोर्सेस की बात हो, या फिर कस्टमरी सोर्सेस की बात हो। साथियों इसको एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। अगर हम साथियों सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ को फिर से रिपीट कर देते हैं आपके सामने, तो मैंने यही सारी चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एंशिएंट सोर्स क्या क्या होते हैं, मॉडर्न सोर्स क्या क्या होते हैं, और कस्टमरी सोर्सेस क्या क्या होते हैं। एंशिएंट सोर्स को मैं फिर एक बार रिपीट कर सकता हूँ, जिसमें एंशिएंट सोर्स में कुरान आता है सबसे पहले, फिर सुन्ना आता है, फिर कियास आता है, फिर इज्मा आता है। ये चार चीज़ें क्या होती हैं, ये चार चीज़ें साथियों आपके एंशिएंट सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ माने जाते हैं। अगर हम मॉडर्न सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करते हैं, तो साथियों इसमें इस्तिहसन आता है सबसे पहले, फिर इस्तिसलाह आता है सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे जो आता है वो इज्तेदार आता है, जो फोर्थ नंबर पे आता है साथियों उसको तकलीद कहा जाता है, और जो फिफ्थ नंबर पे आता है साथियों इसको फतवा के नाम से जाना जाता है। अगर कस्टमरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी को देखा जाता है कि ये जो भी कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं, जो भी सोर्सेज हैं, जो भी कस्टमरी को फॉलो किया जा रहा है, ये क्या लॉन्ग पीरियड से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसको फॉलो किया जाता है। सेकेंड, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिएशन तो नहीं किया गया है, उसके बारे में हमको देखना जाता है। फिर साथ ही साथ हम इसमें यूनिफॉर्मिटी को भी चेक करते हैं कि क्या ये जो फॉलो किया जा रहा है ये सबके द्वारा फॉलो किया जा रहा है कि सिर्फ कुछ ही लोगों के द्वारा ये कस्टम्स जो है इसको फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ इसमें रीजनेबिलिटीज़ को भी देखा जाता है कि क्या ये समाज के लिए रीजनेबल है कि नहीं है। और साथ ही साथ इसमें हम एंशिएंट चीज़ को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, एंशिएंट चीज़ को भी हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत की चीज़ थी, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट था, उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डील करने का पूरा प्रयास किया। साथियों जब आप मुस्लिम लॉ को पढ़ते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुस्लिम लॉ आपके एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन पूछता है। जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आपके सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ से ही, अगर क्वेश्चन भी बनेगा तो आपके सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ से ही बनेगा। अब वो कहाँ कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, जो मैंने सोर्सेस आपको बता दिया यहीं से बनता है। जो एंशिएंट सोर्सेस होता है, जो मॉडर्न सोर्सेस होता है, जो कस्टमरी सोर्सेस होता है, यही मेन टॉपिक है, यहीं से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। साथियों आपके पास बहुत टाइम नहीं है जिसको कि मैं डिटेल में आपको एनालिसिस करूं और डिटेल में मैं आपको बताऊं। साथियों आपको एग्जाम सेंट्रिक होकर के पढ़ना है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों अब हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में कि कौन कौन से स्कूल्स होते हैं मुस्लिम लॉ में। साथियों अगर हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ
ऑफ मुस्लिम लॉ में, इसमें भी 3 टाइप के स्कूल्स होते हैं मुस्लिम लॉ में। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से एक डायग्रामेटिकल चार्ट आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ और उसमें मैं बात करूँगा स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ में, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ में, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इसमें भी 3 चार्ट प्रिपेयर होगा साथियों। कौन कौन सा चार्ट प्रिपेयर होगा? सबसे पहला हमारा एंशिएंट स्कूल का चार्ट प्रिपेयर होगा, एंशिएंट स्कूल का चार्ट प्रिपेयर होगा। फिर साथ में हमारा मॉडर्न स्कूल का चार्ट प्रिपेयर होगा साथियों। और यहाँ पे थर्ड जो होगा वो अदर्स स्कूल का चार्ट प्रिपेयर होगा, अदर स्कूल का चार्ट प्रिपेयर होगा। अगर हम बात करते हैं एंशिएंट स्कूल की और अदर स्कूल की, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आ जाता है साथियों वो मॉडर्न स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ आ जाता है। यहीं से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे और यहीं से मुस्लिम लॉ का डिवाइड भी हुआ है। एक लॉ हो जाता है जिसको हम लोग सुन्नी लॉ के नाम से जानते हैं साथियों, और एक जो लॉ होता है हमारे पास उसको सिया के नाम से जानते हैं, सिया लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को आपने बाइफरकेट करके देख लिया कि किसको हम लोग सुन्नी लॉ कहते हैं, किसको सिया लॉ कहते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है साथियों कि सुन्नी लॉ के अंतर्गत कौन कौन स्कूल आते हैं और सिया लॉ के अंतर्गत कौन कौन से स्कूल आते हैं। इन दोनों स्कूल्स को हम यहाँ पे डील करेंगे और ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे साथियों कि इस स्कूल के फाउंडर किसको माना गया है, किस किस को इस स्कूल का फाउंडर माना गया है। जैसे अगर हम सुन्नी लॉ की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे हनीफी स्कूल है। कौन सा स्कूल है साथियों? यहाँ पे हनफी स्कूल है। और हनफी स्कूल का फाउंडर किसको माना गया है? तो साथियों हनफी स्कूल का जो फाउंडर है वो अबू हनीफा को यहाँ पे इसका क्या माना गया है? हनफी स्कूल है। हनफी स्कूल का फाउंडर किसको माना गया है? अबू हनीफ को। यहाँ पे जो अबू हनीफ साहब है इनको इस स्कूल का, हनफी स्कूल का फाउंडर माना गया। अगर सुन्नी लॉ की बात करते हैं साथियों, साथ साथ यहाँ पे हम बात करते हैं मलिकी स्कूल की। यहाँ पे किस स्कूल की बात करते हैं? मलिकी स्कूल की। अगर मलिकी स्कूल के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस स्कूल के फाउंडर का नाम क्या है? तो मलिक बिन अनास इसका नाम है। जो इस स्कूल के फाउंडर हैं साथियों इनका नाम है मलिक बिन अनास, मलिक बिन अनास इन फाउंडर का नाम है साथियों। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आपको मैं फिर से यही डायग्राम यहाँ पे बनाकर दिखा देता हूँ जो कि मॉडर्न सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करते हैं। यहाँ पे 2 मैंने टॉपिक लिया था, एक को मैंने लिया था सुन्नी लॉ के नाम से और एक को मैंने नाम लिया था सिया के नाम से, सिया लॉ के नाम से। तो देख लीजिए सुन्नी में मैंने पहले हनफी स्कूल के बारे में बताया था। सबसे पहले मैंने हनफी स्कूल के बारे में बताया था जिसके फाउंडर कौन थे? अबू हनीफा यहाँ पे इसके फाउंडर माने जाते थे। फिर सेकंड की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे मलिकी स्कूल के बारे में मैंने आपको बताया था और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं मलिक बिन असन, मलिक बिन अनस इसके फाउंडर माने जाते हैं। कौन? मलिक बिन असन इसके जो होते हैं वो फाउंडर इसके माने जाते हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड स्कूल आ जाता है साथियों मुस्लिम लॉ में वो कौन आ जाता है? वो सफ़ी स्कूल आ जाता है। कौन स्कूल आ जाता है? सफ़ी स्कूल। और सफ़ी स्कूल के फाउंडर किसको माना जाता है? तो मोहम्मद बिन इदरीस उस सफ़ी को क्या माना जाता है? इसके फाउंडर माने जाते हैं। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे हनबल स्कूल आ जाता है। कौन स्कूल आ जाता है? हनबल स्कूल आ जाता है। और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं अबू अब्दुल्ला अहमद इबान हनबल इसके फाउंडर माने जाते हैं। इन लोगों का थोड़ा सा नाम बड़ा है साथियों, आपको ये वीडियो एक बार और देखना पड़ेगा जिससे कि आपको इनका नाम लर्न हो जाए। फोर्थ जो स्कूल है, जो हनबल स्कूल है, इनके जो फाउंडर का नाम है साथियों, इनके फाउंडर का नाम है अबू अब्दुल्ला अहमद इनब इबन हनबल इनके फाउंडर का नाम है। साथ ही साथ हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे सिया लॉ के बारे में। अब सिया लॉ के स्कूल के फाउंडर का क्या क्या नाम है यहाँ पे देखेंगे। सबसे तो पहले हम सिया लॉ को देखेंगे कि सिया लॉ में कौन कौन आता है। पहला यहाँ पे आता है इतने असारिया स्कूल। कौन सा स्कूल आता है साथियों? इतने असारिया स्कूल। यहाँ पे स्कूल का नाम है इतने असारिया स्कूल। इसको सिया लॉ में फॉलो नहीं किया जाता है। मीन्स कि ये जो इतने असारिया स्कूल है, इतने असारिया स्कूल, इसको सिया लॉ में फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पे इसके फाउंडर के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। सेकंड की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे इस्लामिया स्कूल्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? इस्लामिया स्कूल ऑफ मुस्लिम स्कूल्स के बारे में बात करता है। और थर्ड जो बात करता है दोस्तों आपको यहाँ पे वो जैदिया स्कूल के बारे में बात करता है जो कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म के बारे में काम करता है। कौन? जो जैदियस स्कूल होता है एज ए पॉलिटिकल एक्टिविज्म के तौर पे ये काम करता है। अगर साथियों हम बात करते हैं हनफी स्कूल के बारे में, मलिकी स्कूल के बारे में, सफ़ी स्कूल के बारे में और हनबल स्कूल के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ इनके जो फाउंडर होते हैं, इनके फाउंडर से ही क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से इनमें क्वेश्चन बनने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। यही इनका मोन मोटिव है जो यहीं से इनके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन आपसे रिपीट करके पूछे जाते हैं। साथियों एक अगर हम बात बताएं सुन्नी लॉ में,
सुन्नी लॉ में और सिया लॉ में। तो सुन्नी लॉ में और सिया लॉ में आपके लिए ये चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, जब मैरिज होता है, जब सुन्नी लॉ में मैरिज हो या फिर सिया लॉ में मैरिज हो, दोनों मैरिजेस के बारे में हम डिफरेंस यहाँ पे बता रहे हैं। अगर सुन्नी लॉ की बात करते हैं, सुन्नी लॉ में अगर कोई भी सुन्नी मुस्लिम लॉ में अगर कोई भी मैरिज होता है, तो साथियों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विटनेस का रिक्वायरमेंट होता है। आपसे विटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विटनेस का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन जब यहीं पे हम सिया लॉ की बात करते हैं मुस्लिम लॉ में, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के नो विटनेस की आवश्यकता होती है। यहाँ पे विटनेस की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम सिया लॉ की बात करते हैं तो सिया लॉ में नो विटनेस रिक्वायर्ड, बट यहीं पे हम सुन्नी लॉ की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे विटनेस का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है एट द टाइम ऑफ मैरिज। सेकंड, अगर हम बात करते हैं साथियों डाइवोर्स की, अगर हम बात करते हैं तो डाइवोर्स में डाइवोर्स ये कैसे दे सकते हैं सुन्नी लॉ वाले, या तो रिटन दे सकते हैं या फिर ओरल दे सकते हैं। ये किस प्रकार से अपने डाइवोर्स को दे सकते हैं, जो सुन्नी लॉ की डाइवोर्स की बात करते हैं साथियों, या तो ये रिटन अपना डाइवोर्स दे सकते हैं या फिर ओरल दे सकते हैं। और जो सिया लॉ की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने डाइवोर्स को कैसे दे सकते हैं, मस्ट बी ओरल। ये सिर्फ और सिर्फ अपने डाइवोर्स को कैसे दे सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ओरल तरीके से अपने डाइवोर्स को दे सकते हैं। लेकिन जब हम सुन्नी लॉ की बात करते हैं तो ये रिटन और ओरल दोनों फॉर्म में दे सकते हैं। अगर साथियों अगर हम बात करते हैं विटनेस की, कि सुन्नी लॉ में कौन से विटनेस होने चाहिए और सिया लॉ में कितने विटनेस होने चाहिए, तो विटनेस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 2 मेल होने चाहिए। किसमें, सुन्नी लॉ की अगर हम बात करते हैं 2 मेल हो सकते हैं, और यहाँ पे किया है, और में क्या आता है साथियों, या तो फिर 1 मेल भी हो सकता है प्लस 2 फीमेल यहाँ पे होना अनिवार्य है, या तो सिर्फ 2 मेल होने चाहिए और 1 मेल होना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ 2 फीमेल होनी चाहिए। किसके अंतर्गत, सुन्नी लॉ के अंतर्गत। कब, जब यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का विटनेस की अगर आवश्यकता लगती है, तो विटनेस की आवश्यकता कब लगेगी साथियों, शादी जब होता है तभी विटनेस की आवश्यकता लगती है। लेकिन अगर सिया लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई भी विटनेस की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंस था आपके लिए, आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। सुन्नी लॉ से और सिया लॉ से उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्लेरिफाई करने का अच्छे से कोशिश किया। अब साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे इसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिजेस के बारे में। कौन कौन से इसेंशियल आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम मुस्लिम लॉ को पढ़ते हैं, तो कौन कौन से कंडीशंस, कौन कौन से चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साथियों हम बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसेंशियल्स ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में, कि कौन कौन से इसेंशियल्स के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। तो साथियों देखिए, बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज। किस चीज़ के बारे में, इसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज के बारे में। अब इसमें कौन कौन से एसेंशियल्स हो जाते हैं, तो साथियों हमारे पास 5 प्रकार के एसेंशियल आ जाते हैं। एक तो ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना आवश्यक होता है, एक ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना यहाँ पे आवश्यक होता है। यहाँ पे पहला साथियों आपको देखने के लिए मिल रहा है कि पहला यहाँ पे क्या आएगा, पहला यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करता है। साथियों उसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि यहाँ पे जगह ये ज़्यादा लेगा। पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करता है। दूसरा क्या कहता है साथियों, ये बात कर रहे हैं हम किस चीज़ के, इसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिजेस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर प्रेजेंसेस ऑफ विटनेस के बारे में बात करता है। किस चीज़ के बारे में बात करता है, प्रेजेंस ऑफ विटनेस के बारे में यहाँ पे बात करता है। फिर थर्ड जो बात करता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ की बात करता है। फिर किसकी बात करता है साथियों, कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, कंसेंट की बात करता है। किस प्रकार के कंसेंट के बारे में, वो भी कंसेंट कैसा होना चाहिए साथियों, फ्री कंसेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ किस चीज़ की बात करता है साथियों, नो लीगल डिसेबिलिटीज़। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लीगल डिसेबिलिटीज़ नहीं होना चाहिए। अगर लीगल डिसेबिलिटीज़ है तो फिर वो शादी क्या हो जाना चाहिए, जो मुस्लिम मैरिज हो रहा है वो वॉइड हो जाएगा। ये लीगल डिसेबिलिटीज़ भी नहीं होना चाहिए, नो लीगल डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे होना चाहिए। तो साथियों ये इसेंशियल्स होता है मुस्लिम मैरिज एक्ट का। जब हम साथियों बात करते हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है क्या है, तो साथियों आप लोगों को पता है कि जस्टिस महमूद साहब के द्वारा बताया गया है कि जो मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है, जो मुस्लिम लोगों की शादी होती है, जो इस्लाम धर्म में विश्वास रखते हैं, उनके शादी को क्या माना जाता है साथियों, उनके शादी को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की संविदा होती है। और साथियों यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देख करके पता चल रहा होगा कि इसमें हर एक एसेंशियल हमको मिल रहा है किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मीन्स कि भारतीय संविदा अधिनियम का हमको एक एक एसेंशियल चीज़ें हमको देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे हमको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी देखने के लिए मिल जाता है, फिर प्रेजेंस ऑफ विटनेस भी देखने के लिए हमको मिल जा रहा है, फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी देखने के
के लिए मिल रहा है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 से डील कर रहा है, जिसमें आदमी क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, प्लस इसमें क्या होना चाहिए, साउंड माइंड पर्सन का आदमी होना चाहिए। और ये सभी चीज़ें हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये सभी चीज़ें हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 10 में हमको देखने के लिए भी ये सारी चीज़ें हमको मिलता है। फिर साथ ही साथ हमको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, कंसेंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कंसेंट हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 13 में हमको कंसेंट हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम वहीं पे फ्री कंसेंट की बात करते हैं तो साथियों, तो ये सेक्शन नंबर 14 में हमको फ्री कंसेंट देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ जब हम सेक्शन नंबर 23 को हम देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो यहाँ पे नो लीगल डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करता है। तो साथियों, इन सभी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद हमें लगता है साथ ही साथ जस्टिस महमूद साहब के द्वारा भी ये बात कही गई है कि जो मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है, ये क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी मैं आपके लिए एक प्रमाण के तौर पे यहाँ पे लेकर के भी आया हूँ कि किस प्रकार से आपको बताया जाता है कि मुस्लिम मैरिज एक्ट जो होता है वो क्या होता है। एक साथियों, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए यहाँ पे काजी साहब बैठे हैं और यहाँ पे दुल्हन बैठी है। यहाँ पे एक क्या किया जा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि आपको ये निकाह जो है कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। इससे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको ये निकाह कबूल है कि नहीं है, ये 3 बार ही पूछा जाता है। फिर यहाँ पे जो दूल्हा बैठा है, दूल्हा भी कहता है कि हाँ, हमें ये निकाह क्या होता है, हमें ये निकाह जो है वो कबूल है। उसी कबूलियत के बारे में यहाँ पे क्या किया जाता है, बात किया जा रहा है। तो इससे ये देख करके साफ पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे काजी साहब के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है और उसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि इनका निकाह इनसे क्या किया जा रहा है, कराया जा रहा है। इसी को देख करके हम क्या कहते हैं साथियों, इसी को देख करके हम बता सकते हैं कि जो आपका मुस्लिम मैरिज एक्ट है, और जस्टिस महमूद साहब को यहाँ पे कोट करते हुए बताया जा सकता है कि जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है साथियों आपका, ये क्या है, ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट है। और यहीं पे हम बात करते हैं अगर हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, तो साथियों यहाँ पे सेक्रामेंट के बारे में बताया गया। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो टोटली सेक्रामेंट है, और जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है साथियों, ये टोटली का टोटली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। आपके एग्जामिनेशन में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि क्या कौन सा लॉ, कौन सा एक्ट है, कौन सा फैमिली लॉ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सेक्रामेंट है। तो साथियों, अगर सेक्रामेंट की बात करता है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट आपका डील करेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है तो आपका मुस्लिम मैरिज एक्ट डील करेगा। और बताया ये किसने है, तो जस्टिस महमूद साहब के द्वारा ये बातें बताई गई हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए प्रत्यक्ष फोटो भी लेकर के आया हूँ कि किस प्रकार से काजी साहब बैठे हैं, किस तरह से दुल्हन के साथ उसके घर वाले बैठे हैं और उससे ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हें ये निकाह कबूल है कि नहीं। अब लड़की बताएगी कि हाँ, मुझे ये निकाह कबूल है। अगर उसको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वो एक्सेप्टेंस कर लेती है, अगर प्रेजेंस ऑफ विटनेस में उसकी शादी होती है, अगर लड़की जो है कैपेसिटी या पार्टीज में है, फ्री कंसेंट से दे रही है, किसी भी प्रकार का नो लीगल डिसेबिलिटीज है, तो ये शादी क्या माना जाएगा, ये शादी वैलिड माना जाएगा। और ये शादी को क्या माना जाएगा, प्रेजेंस ऑफ विटनेस में ये शादी हुआ है। ठीक साथियों, अब यहाँ पर देख लीजिए, मुस्लिम मैरिज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कर रहा है साथियों। जब इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं तो यहाँ पे एक बात बता रहा है, नो लीगल डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात हम करते हैं। किस चीज़ के बारे में बात करते हैं साथियों, नो लीगल डिसेबिलिटीज़ के बारे में। एक जो टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे ना, नो लीगल डिसेबिलिटीज़, तो इसी नो लीगल डिसेबिलिटीज़ को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए हैं। कौन कौन से पार्ट्स में, एक एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस के बारे में बात करता है और एक रिलेटिव प्रोहिबिशंस के बारे में बात करता है साथियों। अगर हम एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रोहिबिटेड डिग्री दिया है। अब उसी प्रोहिबिटेड डिग्री के अंतर्गत अगर आप हैं, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप दिया है। अगर आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप शादी को नहीं कर सकते हैं। अब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कौन कौन सा है, तो साथियों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कॉन्सैंग्विनिटी, यहाँ पे कॉन्सैंग्विनिटी देखने के लिए मिलेगा, फिर एफिनिटी देखने के लिए मिलेगा, कॉन्सैंग्विनिटी, एफिनिटी, और क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा, आपको फोस्टरेज देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ये 3 आपके पास लीगल डिसेबिलिटीज़ की बात कर रहा है। अब कॉन्सैंग्विनिटीज़ का मतलब क्या होता है साथियों, तो जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं, जैसे ब्लड से, जैसे मदर हो गए, फिर सिस्टर हो गए, तो ये सब क्या है, ये सब ब्लड से रिलेटेड है। इनमें इनको क्या माना जाता है, ये लीगल डिसेबिलिटीज़ हैं, इनमें एब्सोल्यूट प्रोहिबिट है, इसमें आप निकाह, आप शादी नहीं कर सकते हैं। जो ब्लड से रिलेटेड होता है इसमें आप शादी नहीं कर सकते हैं। एफिनिटी की बात करते हैं साथियों, तो जो मैरिज से उत्पन्न होता है, जो मैरिज से हमारे पास जो रिलेशन उत्पन्न होता है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम किसी भी प्रकार से हम किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। और फॉस्टरेज का मतलब होता है साथियों, जो मिल्क से अराइज होता है, मिल्क जो दूध पिलाने से जो रिश्ता अराइज होता है, जो
खून का रिश्ता बन जाता है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, ये प्रोहिबिटेड डिग्री है। और ये कौन प्रकार का प्रोहिबिटेड डिग्री है, तो ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड डिग्री के बारे में बात कर रहा है। किसके अंतर्गत बात कर रहा है साथियों, तो नो लीगल डिसेबिलिटीज में ये बात कर रहा है। यहीं पे एक और हमारे पास ब्रांच आ जाता है, एक तो हमारे पास प्रोहिबिटेड डिग्री आ गया और एक आ जाता है साथियों पॉलीएंड्री के बारे में बात की जाती है। पॉलीएंड्री का मतलब हो जाता है अ वाइफ हैविंग मोर हस्बैंड। तो मुस्लिम मैरिज एक्ट में ये नहीं बताया गया है कि एक पत्नी का कई ठो हस्बैंड नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक पति के कई वाइफ हो सकती हैं। ये 4 शादियों के बारे में मुस्लिम मैरिज एक्ट में बात किया गया, लेकिन पॉलीएंड्री के बारे में मुस्लिम मैरिज एक्ट में बात नहीं किया गया है। यहीं पे हम बात करते हैं साथियों सेकंड पॉइंट पे, जिसको हम लोग रिलेटिव कहते हैं। अब रिलेटिव्स के अंदर कौन कौन आता है, तो अनलॉफुल कंजंक्शंस की बात की जाती है। किसकी, अनलॉफुल कंजंक्शंस की बात यहाँ पे की जाती है। साथ साथ मैरिज विथ 5, अगर हम 5वें पत्नी से अगर हम शादी कर लेते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी हमारा जो मैरिज होगा वो वैलिड नहीं होगा, उसको सही मैरिज नहीं माना जाएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार की विटनेस की आवश्यकता नहीं होती है। मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, अगर कोई महिला इद्दत पीरियड में है और हम उससे शादी कर लेते हैं तो वो भी हमारा क्या माना जाएगा, वो भी हमारा अदर लीगल डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत माना जाएगा। हमारे पास अगर 4 महिलाएं पहले से हैं जिनसे चारों से हमने शादी कर लिया, तो 5वें से हम क्या कर सकते हैं, हम शादी नहीं करेंगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे डील किया। अब साथियों हम यहाँ पे बात करेंगे पीरियड ऑफ इद्दत। इद्दत पीरियड से भी आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन बनता है कि इद्दत पीरियड को आप समझाइए, इद्दत पीरियड क्या होता है, इद्दत पीरियड कौन फॉलो करता है, किसके द्वारा इद्दत पीरियड का फॉलो किया जाता है। तो साथियों इसको भी 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है कि इद्दत पीरियड क्या होता है, इद्दत पीरियड को किस प्रकार से फॉलो किया जाता है और इसमें क्या जरूरी होता है इद्दत पीरियड को फॉलो करने में। तो साथियों हम यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट को, हम एक एक टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे हम समझाएंगे कि हाँ इद्दत पीरियड क्या होता है, क्योंकि इद्दत पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों पहला जो दे रहा है यहाँ पे होगा टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स। टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स, अगर टर्मिनेशन ऑफ मैरिज हो जाता है किससे, डाइवोर्स से हो जाता है। अगर वीडो के केस में अगर कोई भी इद्दत पीरियड की बात आती है, किसके केस में साथियों, तो वीडो के केस में। और अगर वुमेन अगर प्रेग्नेंट है उसके केस में अगर किसी भी प्रकार का अगर इद्दत की बात आती है, तो इन तीनों कंडीशंस को हम यहाँ पे बाइफरकेट करके एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। अगर टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स आता है तो इसको कितने दिन का इद्दत फॉलो करना पड़ेगा, तो साथियों यहाँ पे 3 लूनर मंथ का इसको क्या करना पड़ेगा, इद्दत का फॉलो करना पड़ेगा। कितने दिनों का, तो 3 लूनर मंथ का यहाँ पे इद्दत इसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर वीडो के केस में आ जाता है इद्दत फॉलो करना है, तो साथियों यहाँ पे 4 मंथ एंड 10 डेज इसको क्या करना पड़ेगा, इद्दत का फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वोमेन अगर प्रेग्नेंट है तो उसको कितने दिनों का इद्दत फॉलो करना पड़ेगा, तो टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक क्या करना पड़ेगा, उसको इद्दत का फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और आप क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको एक ही सारा क्वेश्चन एक ही तरह से नजर आने लगता है। तो यहाँ पे आप बाइफरकेट करिएगा क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करिएगा। कह रहा है टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स, अगर डाइवोर्स के द्वारा अगर टर्मिनेशन होता है तो हमको कितना यहाँ पे इद्दत का पीरियड देना है, तो 3 लूनर मंथ या 3 मेंस्ट्रुअल कोर्स तक ही हमको क्या फॉलो करना है, हमको इद्दत फॉलो करना है। और ऑप्शन में आपको ये भी रहेगा, ऑप्शन में आपका ये भी रहेगा, दोनों ऑप्शन में रहेगा। आपको यहाँ पे देखना है कि किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स के बारे में बात करता है कि वीडो के केस में बात करता है। अगर वीडो के केस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कितना अगर हमको इद्दत फॉलो करना है, तो 4 महीने 10 दिन का इद्दत यहाँ पे हमको फॉलो करना है। अगर वुमेन इन प्रेग्नेंट की बारे में बात करना है, यहाँ पे हमको इद्दत के बारे में देखना है, तो टिल बर्थ ऑफ द बेबी तक हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे इद्दत को फॉलो करना है। तो साथियों यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इद्दत किस तरह से फॉलो करना है। इद्दत से रिलेटेड कोई भी अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ से अच्छे से उसको डील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इद्दत को यहाँ पे अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब साथियों यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे साथियों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिजेस के बारे में, कि कौन कौन से टाइप होते हैं मुस्लिम मैरिजेस के। टाइप ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट के बारे में हम यहाँ पे साथियों बात करेंगे कि किस किस टाइप के आपके मुस्लिम मैरिज एक्ट होते हैं। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि किस किस टाइप के आपके मुस्लिम मैरिज होते हैं। तो पहला होता है सही विवाह, जिसको हम सही और वैलिड कहते हैं। पहला क्या होता है, पहला सही और वैलिड इसको कहते हैं, सही और वैलिड इसको कहा जाता
है। आप देख सकते हैं पहला सही और वैलिड होता है। दूसरे को हम क्या कह सकते हैं साथियों, दूसरे को हम लोग फासिद मैरिज कहते हैं। कौन सा मैरिज कहते हैं? FASID, फासिद और इरेगुलर मैरिज कहते हैं। क्या कहते हैं? फासिद और इरेगुलर मैरिज कहते हैं। और तीसरे की बात करते हैं साथियों तो इसको बातिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बातिल और वाइड मैरिज इसको कहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि टाइप्स ऑफ मैरिज में कितने प्रकार के मैरिज होते हैं। तो यहाँ पे सही और वैलिड मैरिज होता है, फासिद और इरेगुलर मैरिज होता है, बातिल और वाइड मैरिज होता है। देखिए उर्दू के ये शब्द है, ये जो सही शब्द है साथियों ये उर्दू का शब्द है और यही उर्दू का शब्द आपके एग्जामिनेशन में पूछता है कि क्या इसको बातिल कब कहेंगे, इसको फासिद कब कहेंगे, इसको सही कब कहेंगे। सही दे करके आपको दे देगा, वैलिड दे देगा, वाइडेबल दे देगा, वाइड दे देगा और नन ऑफ दिस दे देगा। आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोनों टर्मिनोलॉजीज को आप क्या करेंगे, आप लर्न करके रखेंगे। सही भी लर्न करके रखेंगे और साथ साथ वैलिड भी इसको लर्न करके रखेंगे। फासिद भी आप लर्न करके रखेंगे और इरेगुलर भी आप लर्न करके रखेंगे। बातिल भी आप लर्न करके रखेंगे और वाइड भी आप लर्न करके रखेंगे। जितने चीज़ों को मैं बता रहा हूं अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आप मान के चलिए आपका मुस्लिम मैरिज एक्ट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथियों अगर हम फासिद मैरिज की बात करते हैं कि फासिद मैरिज होता क्या है तो एक एक मैरिज को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। पहले हम फासिद मैरिज को डील करते हैं कि ये फासिद मैरिज होता क्या है, किसके बीच में ये किया जाता है। तो ये मैरिज विदाउट विटनेस होता है। ये जो मैरिज होता है साथियों, ये जो फासिद मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो ये मैरिज जो होता है विदाउट विटनेस होता है। इसमें किसी भी प्रकार की विटनेस की आवश्यकता नहीं होती है। फासिद मैरिज में मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ, अगर पांचवी महिला से हम अगर विवाह करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको फासिद मैरिज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अगर हमने 4 ऑलरेडी शादी कर लिया है, 4 पत्नी हमारी जी रही हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट में और 5वीं से अगर हम मैरिज कर लेते हैं तो ये हमारा मैरिज क्या माना जाएगा, इस मैरिज को हम लोग इरेगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? इरेगुलर मैरिज इस मैरिज को मानते हैं। वोमेन अंडर इद्दत पीरियड, अगर कोई भी महिला है जो इद्दत पीरियड का फॉलो कर रही है, अगर उस महिला से आप शादी कर लेते हैं तो आप उस मैरिज को क्या माना जाएगा, उस मैरिज को साथियों फासिद मैरिज माना जाएगा या फिर इरेगुलर मैरिज उसको माना जाएगा। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ अगर कोई फायर वर्शिपर है, मीन्स कि जो फायर का जो आग का पूजा करता है उससे आप अगर शादी कर लेते हैं, अगर मुस्लिम हैं आप, अगर कोई फायर वर्शिपर से आप शादी कर लेते हैं तो उस शादी को भी क्या माना जाएगा, उसको भी फासिद या इरेगुलर मैरिज माना जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे पूरा फासिद मैरिज को यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस कर लिया। पहला बता रहा है कि विदाउट क्या कहते हैं, विदाउट विटनेस की यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ पे पहले विदाउट विटनेस मैरिज शादी होगा। 5वीं मैरिज से अगर आपने शादी कर लिया तो आपके मैरिज को क्या माना जाएगा, फासिद माना जाएगा और इरेगुलर माना जाएगा। वुमेन अंडर इद्दत पीरियड, अगर कोई महिला है जो इद्दत पीरियड का फॉलो कर रही है, अगर उस महिला से अगर आप शादी कर लिए तो आपका क्या माना जाएगा, आपका जो मैरिज माना जाएगा वो फासिद या इरेगुलर मैरिज माना जाएगा। और यही बात कर रहा है अगर आप किसी फायर वर्शिपर से शादी कर ले रहे हैं तो आपकी शादी को क्या माना जाएगा, फासिद मैरिज माना जाएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं साथियों, अब हम सही मैरिज के बारे में हम बात करेंगे कि सही मैरिज किसको कहा जाता है, जिसको हम लोग वैलिड मैरिज कर रहे हैं, सही मैरिज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको ये किस टाइप का मैरिज होता है। तो ये जो मैरिज होता है साथियों ये सबसे अच्छा टाइप का मैरिज माना जाता है। अंडर द मुस्लिम लॉ अ वैलिड मैरिज इज दैट which has been constituted in accordance with the essential condition prescribed under, जो भी essential conditions दिए गए हैं उस essential condition के अंदर अगर prescribed करके कोई भी शादी किया जा रहा है तो इसको क्या माना जाएगा, इसको सही माना जाएगा। जितने भी essential condition होते हैं सभी essential condition को आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। जैसे अगर आपके में सगाई करना है, सगाई हो रहा है, जैसे और भी जो भी चीज़ें करना है, जो भी ट्रेडिशंस है, जो भी कस्टम है, जो भी रूल है, जो भी रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग आप शादी को कर रहे हैं तो इस शादी को क्या माना जाएगा, टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत इस शादी को सही और वैलिड मैरिज माना जाएगा। यही इसके इसेंशियल एलिमेंट्स माने जाते हैं साथियों। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके, बातिल मैरिज के बारे में, जिसको हम लोग वाइड मैरिज कहते हैं साथियों, तो ये किस प्रकार का मैरिज होता है। जो बातिल मैरिज होता है जिसको कि हम लोग वाइड कहते हैं, वाइड मीन्स कि शून्य जो हो जाता है, इसको वाइड कहिए या बातिल कहिए। तो इसमें कौन कौन सी एसेंशियल एलिमेंट्स का यहाँ पे होना जरूरी है। तो मैरिज थ्रू फोर्स्ड कंसेंट, यहाँ पे मैरिज क्या होता है, यहाँ पे फोर्स तरीके से, फोर्सफुल, किसी को बंदूक की नोक पर रख कर क्या किया जाता है, उससे शादी की जाती है। तो ये कौन सा शादी माना जाता है साथियों, ये वाइड और बातिल मैरिज माना जाता है। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें किस चीज़ के बारे में बात करता है, इसमें
प्यूरलिटीज ऑफ हस्बैंड्स के बारे में बात की जाती है। मीन्स कि एक महिला है वो कई आदमियों से, कई हस्बैंडों से क्या कर रही है, कई पुरुषों से वो कर रही है, शादी कर रही है। तो इस प्रकार के शादी को क्या माना जाएगा, बातिल। मीन्स कि इस शादी को क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। अगर कोई भी महिला है जो प्यूरलिटीज में शादी कर रही है, मीन्स कि एक हस्बैंड से पहले उसने शादी कर ली, फिर उसने क्या किया, दूसरे हस्बैंड से उसने शादी कर लिया, तो इस शादी को क्या माना जाएगा, इसको हम लोग वाइड और बातिल मैरिज मानेंगे। थर्ड कंडीशन दे रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, कॉन्सैंग्विनिटीज में किसी भी प्रकार की शादियां नहीं होना चाहिए, एफिनिटी में किसी भी प्रकार की शादियां नहीं होनी चाहिए, फॉस्टरेज में किसी भी प्रकार की शादियां नहीं होनी चाहिए। अगर इन सभी में अगर किसी भी प्रकार की शादियां हो रही हैं तो इस शादियों को क्या माना जाएगा, बातिल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। मैंने कॉन्सैंग्विनिटी के बारे में आपको पहले ही बता दिया था, मैंने एफिनिटी के बारे में आपको पहले ही बता दिया है, मैंने फॉस्टरेज के बारे में आपको पहले ही ऑलरेडी इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है जो कि साथियों होता है किससे रिलेटेड, मूता मैरिज से रिलेटेड। आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि व्हाट अबाउट मूता मैरिज। मूता मैरिज क्या होता है इन सिया, ये जो मूता मैरिज होता है साथियों, ये सिर्फ और सिया लॉ में ही होता है। सिर्फ सिया धर्म को जो फॉलो करते हैं, जो सिया को मानते हैं, वो वही सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मूता विवाह को फॉलो करते हैं, वही सिर्फ मूता विवाह में विश्वास रखते हैं। ये मूता विवाह होता क्या है साथियों, ये मूता विवाह होता है सिर्फ और सिर्फ कोहैबिटेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए, पीरियड फॉर कोहैबिटेशन इज फिक्स्ड। इसमें जो पीरियड होता है कोहैबिटेशन का वो क्या होता है, फिक्स होता है। अगर हम मूता विवाह की बात करते हैं तो साथियों इसमें जो पीरियड होता है किसका, कोहैबिटेशन का, वो फिक्स होता है। डावर भी इसमें क्या होता है, डावर भी इसमें फिक्स्ड होता है। नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें किसी भी प्रकार का इनहेरिटेंस का कोई भी राइट नहीं अराइज होता है। नो मेंटेनेंस टू वाइफ, इसमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है वाइफ को। किसके अंतर्गत, अगर मूता विवाह की हम बात करते हैं, किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं देना होता है वाइफ को। ये जो मैरिज अगर ओरिजिनली आपको बता दिया जाए साथियों, मूता मैरिज क्यों किया जाता है, तो मूता मैरिज सिर्फ और सिर्फ आप अपने सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए मूता मैरिज को किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, आपको इंजॉयमेंट को फुलफिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मूता मैरिज को किया जाता है। तो इन सभी ग्राउंड्स को मैंने बता दिया जो कि टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट से डील करता है। साथियों मैं एक बार आपको फ्रीली रिवीजन करा देता हूं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता था साथियों सही विवाह के बारे में बात करते हैं, सही और वैलिड विवाह के नाम से जानते हैं। सेकेंड जो नंबर पे आ रहा था हमारा वो फासिद और इर्रेगुलर मैरिज आ रहा था, उसके बारे में मैंने डील किया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आ जा रहा था बातिल और वॉइड मैरिज आ रहा था, इसको भी मैंने यहाँ पे अच्छे से डील किया। और लास्ट में मैंने मूता मैरिज को यहाँ पे डील किया कि मूता मैरिज क्या होता है, मूता मैरिज के अंतर्गत कौन विवाह करता है, और मूता मैरिज किसके ऊपर लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ सिया विधि के ऊपर लागू होता है। जो सिया विधि को मानता है उसी के ऊपर मूता विवाह लागू होता है। और सिर्फ ये सिर्फ किसके लिए होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल फेवर के लिए और इंजॉयमेंट के लिए मूता विवाह को किया जाता है। तो साथियों यहाँ तक आप लोगों ने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हम मुस्लिम मैरिज एक्ट में, वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे साथियों। अब हम डावर के बारे में बात करेंगे, और डावर आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। डावर से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। डावर का मतलब क्या होता है साथियों, डावर का मतलब होता है दहेज। दहेज से रिलेटेड बहुत आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं साथियों। अगर हम डावर की बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार का डावर होता है, एक मेहर ए मुसम्मा होता है और एक मेहर ए मिसल होता है। दो प्रकार के डावर के बारे में हमको यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि मेहर ए मुसम्मा क्या होता है और साथ ही साथ मेहर ए मिसल क्या होता है। अगर हम दोनों को बाइफरकेट करते हैं तो मेहर ए मुसम्मा की अगर हम बात करते हैं तो अगर इसमें स्पेसिफिक होकर हम देखते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के डावर्स की बात की जाती है। किस किस प्रकार की डावर की बात की जाती है, एक हमारा प्रॉम्प्ट डावर की बात की जाती है और साथियों एक डेफर्ड डावर की बात की जाती है। किस किस चीज़ की बात की जाती है साथियों, अगर हम डावर की बात करते हैं यहाँ पे तो डावर भी दो प्रकार का होता है, एक मेहर ए मुसम्मा होता है, मेहर ए मुसम्मा होता है, और एक क्या होता है मेहर ए मिसल होता है, मेहर ए मिसल होता है। ये मेहर ए मुसम्मा है और ये मेहर ए मिसल है। ये सभी के सभी उर्दू टर्मिनोलॉजीज है और इन सभी टर्मिनोलॉजीज को आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। जब हम मेहर ए मुसम्मा की बात करते हैं साथियों तो इसमें स्पेसिफाइड की बात की जाती है। स्पेसिफिकली इसमें दो प्रकार के डावर होते हैं, एक प्रॉम्प्ट डावर होते हैं और एक डेफर्ड डावर की बात की जाती है। जो प्रॉम्प्ट डावर होता है साथियों ये आपको कब देना होता है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, इसको इमीडिएट आपको प्रॉम्प्ट डावर को देना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहीं पे साथियों डेफर्ड डावर के बारे में कि डेफर्ड डावर हमको कब देना होता है,
तो डेफर्ड डावर तब हमको देना होता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। जब विवाह का विघटन होता है तब हमको क्या देना पड़ता है, तब हमको डेफर्ड डावर यहाँ पे देने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा नहीं दिया जाता है। फिर हम अगर मेहर ए मिसल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये अनस्पेसिफाइड होता है। ये क्या होता है, ये अनस्पेसिफाइड होता है। और ये क्या होता है साथियों, ये स्पेसिफाइड होता है। और ये अन स्पेसिफाइड होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं मिलता है मेहर एम मिसल की अगर हम बात करते हैं। तो अगर हम साथियों बात करते हैं कि ये मेहर क्या होता है, मेहर क्यों दिया जाता है, वाई मेहर इज कॉल्ड डावर, क्यों मेहर को हम लोग डावर के रूप में देखते हैं। कभी भी अगर कोई भी मेहर देने की बात करता है तो हम लोग को लगता है कि अरे यार ये तो दहेज की बात करता है। तो ये क्या होता है, मेहर क्या होता है। तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि ये टोकन ऑफ लव होता है। जो मेहर होता है ये एक प्रकार से क्या होता है, ये एक प्रकार से टोकन होता है। किस चीज़ का टोकन होता है साथियों, तो ये लव का टोकन होता है, मार्क्स ऑफ रिस्पेक्ट होता है। किस चीज़ का रिस्पेक्ट होता है साथियों, तो ये मार्क होता है किस चीज़ का, रिस्पेक्ट का, जो कि एट द टाइम ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में एक प्रकार का ये रिस्पेक्ट होता है जो कि मेल के द्वारा फीमेल को क्या किया जाता है, दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कहा जाता है। किसको, मेहर को। ये ऑब्लिगेशन होता है साथियों, ये क्या होता है, साथ ही साथ ये ऑब्लिगेशन होता है। किसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है, तो दोस्तों ये जो ऑब्लिगेशन होता है ये हस्बैंड के ऊपर वाइफ को देने का एक ऑब्लिगेशन होता है। इसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब साथियों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ तलाक के बारे में कि कौन कौन से तलाक हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम में और हमारे मुस्लिम मैरिज एक्ट में कौन कौन से तलाक को माना गया है। तो साथियों आप सभी को पता है टाइप्स ऑफ तलाक के बारे में, कितने टाइप्स के तलाक होते हैं। तो साथियों आप सभी लोगों को पता होगा कि 2 टाइप्स के तलाक के बारे में हमको बताया गया है। अगर डाइवोर्स की अगर हम बात करते हैं, तलाक की बात करते हैं, तलाक TALAQ अगर तलाक की बात करते हैं तो तलाक 2 प्रकार का होता है। एक हमारे पास होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स, और दूसरा हमारे पास होता है जुडिशियल डाइवोर्स, जुडिशियल डाइवोर्स। तो 2 प्रकार के डाइवोर्स के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। एक तो जो दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हस्बैंड के द्वारा दिया जाता है, डाइवोर्स दिया जाता है अपनी वाइफ को, एक वाइफ के द्वारा भी अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दिया जाता है, और एक दिया जाता है म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स दिया जाता है। तो ये इतने प्रकार के तलाक के फॉर्म होते हैं, इस प्रकार से तलाक दिया जाता है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देता है तो साथियों उसको इला कहते हैं। 3 नाम उसके लिए है, एक इला कह सकते हैं, एक जिहार कह सकते हैं, और एक तलाक कह सकते हैं। ये तलाक के फॉर्म है, तलाक सुन्नत होता है, तलाक बिद्दत होता है। जो तलाक बिद्दत होता है इसी को साथियों हम लोग ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं। तलाक हसन होता है, तलाक अहसन होता है। ये किस में मिलता है, ये सब तलाक के फॉर्म्स होते हैं। और इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, तलाक को अपनी वाइफ को प्रोनाउंस करके देते हैं। साथियों जो भी टर्मिनोलॉजीज था, जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लग रहा था इंपॉर्टेंट है मुस्लिम मैरिज एक्ट से, उन सभी टर्म को हमने यहाँ पे एनालिसिस करने का भरपूर प्रयास किया। साथियों अगर आपको लगता है कि नहीं इससे आपका काम नहीं बनता है तो आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, और आप थोड़ा सा आप अपने इसी को 1 से 2 बार आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए ये और भी अच्छा हो जाएगा। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप वसीयत को पढ़ते हैं, मर्ज मौलत को पढ़ते हैं तो ये, और वॉइड गिफ्ट वगैरह को पढ़ते हैं तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है मुस्लिम मैरिज एक्ट में। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आपको यही सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और अगर साथियों हम केस लॉ की बात करते हैं आपके क्या कहते हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट को लेकर के, तो आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट केस लॉ बन रहे हैं उन सभी केस लॉ को भी मैं यहाँ पे आपके लिए बता दे रहा हूँ। साथियों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट केस लॉ बन रहा है वो सबसे पहले आपके पास आ रहा है किसका, मेंटेनेंस से रिलेटेड। अगर हम केस की बात करते हैं किससे रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर केस लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे शाह बानो का जजमेंट आ रहा है। किसका साथियों, शाह बानो। इनके जजमेंट को आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा जो कि 1985 में इनका जजमेंट आया था। शाह बानो का जजमेंट आप पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथियों यहीं पे साथ साथ आप किसका जजमेंट पढ़ लीजिएगा, डैनियल लतीफ़ी का जजमेंट पढ़ लीजिएगा। किसका जजमेंट आप पढ़ लीजिएगा, डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट पढ़ लीजिएगा। ये जजमेंट 2001 में आया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक साथियों ये जो मैं लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट के लिए, आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जजमेंट आपके मुस्लिम मैरिज में बहुत कम ही जजमेंट है जो कि आपको पढ़ना है, और ये जजमेंट आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डैनियल लतीफ़ी का आपको जजमेंट बता दिया, शाह बानो का जजमेंट बता दिया, साथ ही साथ पीरियड आफ्टर शाह बानो जजमेंट, जो शाह बानो के बाद का जो जजमेंट आया था
जो कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 था। इससे भी रिलेटेड अगर कोई भी लैंडमार्क जजमेंट होता है तो उस लैंडमार्क जजमेंट को भी मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए जरूर बता दूंगा। साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आऊँ वो आपको आसानी से मिल सके। साथियों, यहाँ पे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में जो भी बात लिखेंगे वो सारी बातें मुझ तक आती हैं। आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको विदा लेते हैं। थैंक यू।